दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या संबंधी शब्दावली अर्थात सेंसस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। दोस्तों जब भी आप जनसंख्या और जनगणना से संबंधित आंकड़े पढ़ते हैं तब जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, सकल प्रजनन दर, शिशु लिंगानुपात आदि से संबंधित आंकड़े तैयार करते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर क्या है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इसकी परिभाषाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लिंगानुपात क्या है या फिर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इसलिए आपको इसके संबंध में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में आप जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावलियों के संबंध में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों जनसंख्या और जनगणना के संबंध में अध्ययन के क्रम में अनेक शब्द जैसे लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, शिशु लिंगानुपात आदि शब्द आते हैं, जिसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये शब्द कभी कभी परीक्षाओं में इन शब्दों से सीधे सीधे प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे लिंगानुपात क्या होता है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे देते हैं, जैसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तो जब आप इन शब्दों के बारे में सटीक जानते रहेंगे तब उसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जनसंख्या के संबंध में जो शब्दावली है उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या होता है। लिंग अनुपात के बारे में जानते हैं। दोस्तों लिंग अनुपात का संबंध किसी जनसंख्या के सभी आयु वर्गों में कुल महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात से होता है। तो किसी जनसंख्या के सभी आयु वर्गों में कुल महिलाओं और पुरुषों के जनसंख्या के अनुपात का संबंध लिंगानुपात से होता है। सामान्य रूप में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। सामान्य रूप से प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहलाता है। लिंग अनुपात क्या होता है? तो लिंग अनुपात कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000, यानी लिंगानुपात सामान्य रूप से प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात है। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000 इसका फार्मूला होता है। तो आप जान गए सेक्स रेशियो क्या है। प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। अब आइए देखते हैं शिशु लिंगानुपात क्या होता है। शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो दोस्तों शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या ली जाती है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग यानी 0 से 6 वर्ष में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो शिशु लिंगानुपात का संबंध 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या से है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग यानी 0 से 6 वर्ष में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात बालिकाओं की 0 से 6 वर्ग की आयु वर्ग की संख्या बटे बालकों की 0 से 6 आयु वर्ग की संख्या गुणे 1000। तो ये हो जाता है शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की जनसंख्या पर 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाता है। अगला है दोस्तों शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर या चाइल्ड डेथ रेट क्या है? तो किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर होता है किसी निश्चित वर्ष में
5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या बाई उस वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या गुणा 1000। तो ये है शिशु मृत्यु दर दोस्तों। ये होता है कि किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने या रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। औसत रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के दायरे में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका फार्मूला ये है कि जनसंख्या घनत्व स्थान विशेष में कुल जनसंख्या बाई स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व स्थान विशेष की कुल जनसंख्या और स्थान विशेष के कुल क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। लेकिन ऐसे इसकी परिभाषा आप करेंगे तो ये कहेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों दशकीय वृद्धि दर क्या है। दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों ये होता है कि 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जैसे यदि हमारी एक जनगणना 1991 में हुई है तो दूसरी जनगणना 2001 में यानी 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसी को दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का फार्मूला ये है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बराबर होता है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बाई पूर्व जनसंख्या गुणे 100। तो कुल मिलाकर 10 वर्ष के अंतराल में जो हमारी जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों साक्षरता अनुपात या लिटरेसी रेशियो क्या है। साक्षरता अनुपात क्या होता है? तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या और 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता अनुपात कहते हैं। साक्षर व्यक्तियों यानी कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या जो है उसको उसका और 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता अनुपात कहते हैं। तो 7 वर्ष का क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को साक्षरता में शामिल किया जाएगा या साक्षरता की गणना इसी आधार पर 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। तो साक्षरता अनुपात का जो फार्मूला है वो ये है कि साक्षरता अनुपात यानी लिटरेसी रेशियो बराबर साक्षर व्यक्तियों की संख्या बाई 7+ आयु वर्ग वाली जनसंख्या इंटू 100। यानी साक्षरता अनुपात साक्षर व्यक्तियों की संख्या और 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता अनुपात कहा जाता है। इसके बारे में एक तथ्य भी है, याद रखने की जरूरत है आपको। 1951 से 71 तक की जनगणना में दोस्तों जो साक्षरता दर की गणना की जाती थी उसमें 5 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया गया था। साक्षरता दर की गणना के समय 1951, 1961 और 1971 जो 3 जनगणनाएं थीं उसमें साक्षरता दर की गणना करते समय जो आयु वर्ग न्यूनतम आयु वर्ग मानी गई थी वो 5 वर्ष और उससे ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया गया था। लेकिन 1981, 1991 और 2001 और 2011 की जनगणना में इसको 7 वर्ष कर दिया गया, यानी 7 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया। तो साक्षरता अनुपात कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या और 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता अनुपात कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुल प्रजनन दर क्या होता है। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट। तो दोस्तों कुल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं।
कुल प्रजनन दर या TFR इसको शॉर्ट में कहा जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। भारत में 2010 में TFR 2.5 था, 2016 में ये घट के 2.3 हुआ और 2017 में कुल प्रजनन दर 2.24 है। तो ये कुल प्रजनन दर बच्चों की वो संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। अब आइए देखते हैं सामान्य प्रजनन दर क्या होता है। दोस्तों, जनरल बर्थ रेट या सामान्य प्रजनन दर का आशय उस किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या में प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी जो सामान्य जन्म दर होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या में प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है। भारत में जो प्रजनन योग्य महिलाओं का आयु वर्ग है उसे 15 से 49 वर्ष माना गया है। तो सामान्य प्रजनन दर का फार्मूला है कि सामान्य प्रजनन दर बराबर किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या बाई प्रजनन योग्य यानी 15 से 49 वर्ष के महिलाओं की कुल संख्या। तो याद रखिएगा, TFR जो होता है वो बच्चों की संख्या है, यानी बच्चों की संख्या से मतलब ये है कि कुल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं, और सामान्य प्रजनन दर किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या में प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या और प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या का अनुपात सामान्य जन्म दर कहलाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आयु वर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। एज ग्रुप या आयु वर्ग क्या होता है? तो सामान्य रूप से जनसंख्या को मोटे मोटे 3 आयु वर्गों में बांटकर देखा जाता है। पहला है बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग की जनसंख्या या आयु वर्ग इनका 0 से 14 वर्ष माना जाता है। दोस्तों, बाल आयु वर्ग में ये उच्च जन्म दर वाले देशों में बाल आयु वर्ग अधिक होता है, और बाल आयु वर्ग यानी 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है वो अनुत्पादक होती है, और ये द्वितीय आयु वर्ग यानी प्रौढ़ आयु वर्ग पर निर्भर होती है। तो ये जनसंख्या आत्मनिर्भर नहीं होती है बल्कि प्रौढ़ आयु वर्ग पर निर्भर होती है। बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग संरचना मानी जाती है। दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग। तो प्रौढ़ आयु वर्ग दोस्तों 15 से 64 वर्ष इसमें आयु वर्ग माना जाता है। इसे यानी प्रौढ़ आयु वर्ग को क्रियाशील और संचरणशील जनसंख्या माना जाता है। प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत 2 विभाजन भी किए जाते हैं। पहला होता है 15 से 39 आयु वर्ग। इसमें सर्वाधिक युवा लोग होते हैं जो कि सबसे अधिक क्रियाशील और सक्रिय होते हैं। दूसरा वर्ग 40 से 64 वर्ष का माना जाता है जिसे प्रौढ़ वर्ग, और ये युवा वर्ग या 15 से 39 वर्ष आयु वर्ग की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। दोस्तों, एक बात और ये भी कहा जाता है कि जिन देशों में ये जो प्रौढ़ आयु वर्ग 0 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है वे देश जनांकिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्थिति में होते हैं। यानी ऐसे देशों में जहां पर 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है वहां पर क्रियाशील जनसंख्या या कार्य उत्पादक जनसंख्या अधिक होती है, और ये देश जनांकिकी लाभांश वाले देश कहे जाते हैं। तीसरा आयु वर्ग है वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या माना जाता है। इसे डाइंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है, और ये पूर्ण रूप से निर्भर जनसंख्या होती है जो कि प्रौढ़ जनसंख्या पर निर्भर होती है। तो कुल मिलाकर जो बाल आयु वर्ग होता है 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग, इसके अलावा जो वृद्ध आयु वर्ग होता है इसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं, और ये दोनों बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग प्रौढ़ आयु वर्ग वाले जनसंख्या पर निर्भर होते हैं। आश्रितता अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो डिपेंडेंसी रेशियो आश्रितता अनुपात का अर्थ होता है कि आश्रित जनसंख्या जो कि हमारी 0 से 14 वर्ष की है और 60 वर्ष से ऊपर वाली है, तो आश्रित जनसंख्या और कुल कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो होता है उसे हम डिपेंडेंसी रेशियो या आश्रितता अनुपात कहते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो को शॉर्ट में अगर जो DR कहें, DR = D/W × K।
तो डी का अर्थ होता है दोस्तों आश्रित जनसंख्या, जो आप जानते हैं 0 से 14 आयु वर्ग और 60 वर्ष से ऊपर की है। डब्ल्यू है कुल कार्यशील जनसंख्या, जो कि 15 से 59 वर्ष के अंतर्गत आती है। के का अर्थ होता है 1000। 1000 आश्रितता अनुपात को 1000 में व्यक्त किया जाता है। तो आश्रितता अनुपात का ये जो मानक है दोस्तों भारत के संबंध में है। भारत में जो 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या है उसे वृद्ध जनसंख्या माना जाता है। विकसित और विकासशील देशों में ये आयु वर्ग की संरचना के आधार पर अंतर पाया जाता है। विकसित देशों में 65 वर्ष तक जो जनसंख्या होती है वो वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आती है, यानी वृद्ध जनसंख्या विकसित देशों में 65 प्लस आयु वर्ग को माना जाता है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में 60 प्लस आयु वर्ग को वृद्ध जनसंख्या या आश्रित जनसंख्या माना जाता है। अब आइए देखते हैं नगरीय क्षेत्र या अर्बन एरिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों नगरीय क्षेत्र जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि वहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। दूसरा, कार्यशील पुरुषों का जो 75% भाग है वो गैर कृषि कार्यों यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र में संलग्न हो। इसके अलावा तीसरी विशेषता है जनसंख्या घनत्व वहाँ पर कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता हो और यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित बोर्ड स्थापित होने चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार जो नगरीय क्षेत्र होता है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। उस क्षेत्र का न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इसके अलावा वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व हो वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। दोस्तों अपने यहाँ सिटी या शहर की परिभाषा इस ऐसे नगर या बस्ती के रूप में की जाती है जिसकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो। अपने यहाँ भारत में उसे शहर या सिटी कहा जाता है जिस नगर या बस्ती की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। ये शब्द जनगणना और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में आते रहते हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।